तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट अकेडमी। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश ब्रह्मास्त्र सीरीज में आप लोगों का स्वागत करता हूं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। आपसे अब स्टार्ट हो जाइए, आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि आपसे कंटिन्यू वीडियोस अब जाने वाली है। ठीक है, 1 घंटे बाद आने वाली है। और मुंह हाथ धोकर बढ़िया से अच्छे तरीके से अपना फ्रेश हो लीजिए, अच्छे से तैयार हो लीजिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आज के ब्रह्मास्त्र सीरीज में हम बात करने वाले हैं इंग्लिश और साइंस के बारे में। ठीक है, अंग्रेजी और विज्ञान के बारे में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बात करने वाले हैं। और ये आज क्लास 6वां है। ठीक है, क्लास 6वां, क्लास पहला से लेकर क्लास 5वां तक वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। ब्रह्मास्त्र सीरीज का एक भी क्वेश्चन अब तो छोड़ना ही नहीं है, आप लोगों के पास समय ही नहीं है, समझ रहे हैं। एक भी क्लासेस मिस नहीं करना आप लोगों को। आई होप आपने मिस भी नहीं किया होगा कल से। ठीक है, चलिए सम्राट अकेडमी पर भी है, बस सम्राट अकेडमी पर ऐसा ही ब्रह्मास्त्र सीरीज मिल सकता है, आपको बता दे रहा हूँ रियलिटी। ठीक है, हम लोग का लक्ष्य है 90+ पार। आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए सबके फ्रेंड यहाँ, जो भी फेसबुक के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, इंस्टाग्राम के जरिए, ताकि सबके पास यह सीरीज पहुँच पाए कि वो ये मात्र 1 महीने में पढ़ के अच्छा स्कोर कर पाएँ। ठीक है स्टूडेंट, चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे अंग्रेजी और विज्ञान के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। पहले हम लोग इंग्लिश के वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, इसके बाद विज्ञान के देखेंगे, बहुत मजा आने वाला है, समझ लीजिए। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, बहुत सरल तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा और आपको समझ भी आएगा। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टूडेंट, देखिए क्वेश्चन नंबर पहला आपकी स्क्रीन पे आ गया, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न 2019, 17, 16, 14, 13 में पूछा गया है। प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ आप लोगों के बीच। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं आराम से। हिंदी भी लेकर आया हूँ और आंसर का भी हिंदी लेकर आया हूँ, मज़ा आ जाएगा आप लोगों को। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि व्हाट क्वालिटी ऑफ युधिष्ठिर प्लीज द यक्ष मोस्ट। युधिष्ठिर के किस गुण ने यक्ष को सबसे अधिक प्रसन्नता दी? युधिष्ठिर के किस गुण ने यक्ष को सबसे अधिक प्रसन्नता दी? चलिए आंसर के माध्यम से जानते हैं। तो द इम्पार्शियल एटीट्यूड ऑफ युधिष्ठिर प्लीज द यक्ष द मोस्ट एज ही चूज नकुला इंस्टेड ऑफ भीमा और अर्जुन टू बी अलाइव। ठीक है, युधिष्ठिर की निष्पक्षता ने यश को सबसे अधिक प्रसन्नता दी क्योंकि उन्होंने भीम या अर्जुन के स्थान पर नकुल को जीवन दान के लिए चुना। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया? क्वेश्चन कह रहा था कि युधिष्ठिर ने किस गुण ने यक्ष को सबसे अधिक प्रसन्नता दी? तब युधिष्ठिर की निष्पक्षता ने यक्ष को सबसे अधिक प्रसन्नता दी क्योंकि उन्होंने भीम या अर्जुन के स्थान पर नकुल को जीवन दान के लिए चुना। स्टूडेंट, वही इसका इंग्लिश में आंसर है कि द इम्पार्शियल एटीट्यूड ऑफ युधिष्ठिर प्लीज द यक्ष द मोस्ट एज ही चूज नकुला इंस्टेड ऑफ भीम और अर्जुन टू बी अलाइव। ठीक है, तो वेरी बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। देखिए क्वेश्चन लिखा हूँ, क्वेश्चन का अर्थ क्या वो भी बता दिया आप लोगों को, और आंसर बता दिया, आंसर का क्या अर्थ है वो भी मैं आप लोगों को बता दूँ। अब क्या चाहिए आप लोगों को, तो सब कुछ क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर पहला तो इस तरह आपको एकदम बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, नो डाउट आपको होगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर दूसरे की। और क्वेश्चन नंबर दूसरा स्क्रीन पे आ गया, कह रहा है कि वाई हैड यम टेकन द फॉर्म ऑफ यक्ष। यम ने यक्ष का रूप क्यों धारण किया था? देखिए 2020 में, 19 में, 17 में, 16 में, 14 में यह प्रश्न पूछा गया, जो कि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि वाई हैड यम टेकन द फॉर्म ऑफ यक्ष। यम ने यक्ष का रूप क्यों धारण किया था? तो चलिए जान लेते हैं कि यम ने यक्ष का रूप क्यों धारण किया था उत्तर के माध्यम से। आप देखिए उत्तर यहाँ पे आपका है कि यम हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यक्ष टू सी एंड टेस्ट द विजडम ऑफ युधिष्ठिर। ठीक है, इसका कहने का मतलब यह है कि युधिष्ठिर को देखने तथा उनकी बुद्धिमानी की परीक्षा लेने के लिए यम ने यक्ष का रूप धारण किया था। युधिष्ठिर को देखने तथा उनकी बुद्धिमानी की परीक्षा लेने के लिए यम ने क्या किया था? यक्ष का रूप धारण किया था। यही इसका आंसर है कि यम हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यक्ष टू सी एंड टेस्ट द विजडम ऑफ युधिष्ठिर। ठीक है, समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। आप लोगों को सारे क्वेश्चंस क्लियर होते जा रहे होंगे बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर दूसरा भी इसका अच्छे तरीके से समझ में आ गया, नो डाउट आपको होना चाहिए क्वेश्चन नंबर दूसरा में स्टूडेंट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर अग्रसर होते हैं। चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि व्हाट डिड सुकरात वांट? व्हाट डिड सुकरात वांट एथेंस टू बी? What did he ask Athenians to do achieve this aim? देखिए 2020 में, 19 में, 17 में, 14 में, 13 में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रहा हूँ जो पूछ रहे हैं लगातार वर्षों से। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा कि व्हाट डिड सुकरात वांट एथेंस टू बी, व्हाट डिड ही आस्क एथेंसियंस टू डू अचीव दिस एम। मतलब इसका कहने का मतलब है कि सुकरात एथेंस को कैसा बनाना चाहते थे। उन्होंने सभी एथेंस वासियों से इस लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु क्या करने को कहा। तो चलिए जान लेते हैं उत्तर के माध्यम से। तो उत्तर होगा कि सुकरात वांटेड एथेंस टू बी अ परफेक्ट स्टेट। सुकरात वांटेड एथेंस टू बी अ परफेक्ट स्टेट इन ऑर्डर टू अचीव दिस ही आस्क
Athenians to educated their minds to see what was just noble and honorable। ठीक है स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर तीसरे का आंसर जो कि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट पॉपुलर प्रश्न है स्टूडेंट। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन नंबर तीसरा। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा स्टूडेंट क्लियर हो गया, तो हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर। देख पा रहे हैं आपके होम स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर चौथा आ गया, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। और क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट ये बोल रहा है कि व्हाट वाज द मोस्ट प्रीवियस गिफ्ट टू नेहरू, व्हाट गेव इट हिम इन प्लेंटी, व्हाट डिड ही होप फॉर। देखिए यह प्रश्न 2019 में 17 में 14 में 13 में 12 में क्वेश्चन पूछा गया है, लगातार पूछते आ रहा है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको हम लोग जान लेते हैं स्टूडेंट। तो चलिए स्टूडेंट, ये कह रहा है क्वेश्चन कि नेहरू के लिए सबसे अमूल्य उपहार क्या था, किसने उन्हें यह उपहार प्रचुर मात्रा में दिया था, वे क्या अपेक्षा करते थे। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट यह प्रश्न है स्टूडेंट। ठीक है, तो चलिए जान लेते हैं नेहरू के लिए सबसे अमूल्य उपहार क्या था, किसने उन्हें यह उपहार प्रचुर मात्रा में दिया था, वे क्या अपेक्षा करते थे। तो देखिए उत्तर के माध्यम से समझेंगे कि द इमेंस लव एंड अफेक्शन ऑफ ऑल द क्लासेज ऑफ इंडियन पीपुल वाज द मोस्ट प्रीवियस गिफ्ट टू नेहरू, ऑल क्लासेज ऑफ पीपुल गेव इट टू हिम इन प्लेंटी, ही होप दैट इन फ्यूचर ही वुड नॉट बी अनवर्थी ऑफ इट। ठीक है, तो यह हो गया क्वेश्चन नंबर चौथे का आंसर, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण आंसर हो गया स्टूडेंट। ठीक है, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है, सारे क्वेश्चन को देख पा रहे हैं। 19 में 17 में 14 में 13 बार लगातार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 2021 में देखने को मिलेगा, मजा आ जाएगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए तो ये क्वेश्चन नंबर चौथा भी आप लोगों को अच्छे ढंग से क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट। हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5वें की ओर। चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5वां कि व्हेन डिड लेंचो रिसीव द लेटर, व्हाई डिड ही बिकम एंग्री। देखिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। कह रहा है कि व्हेन डिड लेंचो रिसीव द लेटर, व्हाई डिड ही बिकम एंग्री। लेंचो को पत्र कब मिला, वह नाराज क्यों हो गया। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट, लेंचो को पत्र कब मिला, वह नाराज क्यों हो गया। तो चलिए जान लेते हैं उत्तर के माध्यम से कि लेंचो रिसीव द लेटर ऑन द फॉलोइंग संडे, व्हेन ही वेंट टू द पोस्ट ऑफिस ही बिकेम एंग्री बिकॉज देयर वेयर ओनली 70 पीसेस इन द इनवॉल्व इन प्लेस ऑफ 100। मतलब कह रहा है कि लेंचो रिसीव, तब लेंचो ने रिसीव किया उस लेटर को, ठीक है, ऑन द फॉलोइंग संडे, संडे को। तो व्हेन ही वेंट टू द पोस्ट ऑफिस, तब वो पोस्ट ऑफिस को गया, तो ही बिकेम एंग्री, वह क्रोधित होकर आया। इसलिए बिकॉज, क्योंकि देयर वर ओनली 70 पीसेज, उसको केवल 70 पीसेज मिले थे। ठीक है, 70 पीसेज मिले थे इन द इनवेलप इन प्लेस ऑफ 100 पीसेज की जगह उसको सिर्फ 70 पीसेज मिले थे, इसलिए वो क्या हो गया, नाराज हो गया स्टूडेंट। ठीक है, लेंचो को पत्र मिला। तो चलिए ये क्वेश्चन नंबर 5वां स्टूडेंट है, जो कि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। आई होप आपने क्वेश्चन नंबर 5वां बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर लिया स्टूडेंट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इंग्लिश में मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को बता दिया है, 5 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसको लर्न कर लीजिएगा स्टूडेंट। अब हम लोग देखेंगे साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। चलिए स्टूडेंट, हम वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सब साइंस के देखने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा चुनिंदा क्वेश्चन में लेकर आया हूँ, मज़ा आ जाएगा आप लोगों को सारी क्वेश्चनों को पढ़कर। ठीक है, चलिए साइंस के पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक एक तरीके से समझते कोशिश करेंगे। देखिए पहला ही प्रश्न कितना तगड़ा क्वेश्चन है कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना, इस पौधे को चुनने के कारण बताइए। देखिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट पॉपुलर प्रश्न है। तो चलिए जान लेते हैं उत्तर के माध्यम से कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर के पौधे को चुना। देखिए ये बात तो याद होना चाहिए कंफर्म आपको कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर के पौधों को चुना। अब मटर के पौधे के चयन के कारण निम्न है। तो देखिए कौन कौन से कारण थे, उन्होंने क्यों मटर को चुना, कुछ कारण उनके रहे होंगे मटर को चुनने का कारण, वो कारण भी व्यक्त करने के लिए पूछा गया कि चुनने के कारण बताइए। तो चलिए जान लेते हैं कारण। तो पहला कारण देखिए यहाँ पर नोट कीजिए, क्यों पहला कारण से उन्होंने मटर को चुना। तो देखिए मटर का पौधा वार्षिक पौधा होता है, जो मटर का पौधा है वो वार्षिक पौधा होता है स्टूडेंट, अतः इसका जीवन चक्र छोटा होता है। जो इसका जीवन चक्र होता है स्टूडेंट क्या होता है, छोटा होता है, जिससे कुछ ही समय में इसकी अनेक पीढ़ियों के अध्ययन में सुविधा मिलती है। ठीक है, जिससे अनेक पीढ़ियों के अध्ययन में सुविधा मिलती है। अब आप बताइए कि अगर आपका जीवन छोटा रहेगा तो मनुष्य आपके जीवन को पूरा भाप लेगा कि हाँ बचपन से बुढ़ापे तक उसकी क्या प्रक्रिया चली है। इसीलिए मटर के पौधे को उन्होंने मेंडल ने चुना है, क्योंकि उसकी जो जीवन चक्र मटर की बहुत छोटा है, तो छोटे जीवन में पूरा परख लेता है, उसको जान लेता है कि हाँ इसके जीवन चक्र में पूरा होल लाइफ में क्या क्या हुआ है, क्या क्या प्रक्रिया हुई है, इसलिए उन्होंने मटर के ही पौधों को चुना प्रक्रिया करने के लिए। ठीक है,
चलिए, दूसरा स्टूडेंट पॉइंट ये था कि मटर के पौधे में द्विलिंगीय पुष्प पाए जाते हैं, अर्थात नर व मादा जननांग एक ही पुष्प पाए जाते हैं। देखिए इसमें बड़ी बात यह है कि नर और मादा के जो जननांग एक ही पुष्प में पाए जाते हैं, इसलिए ये भी एक इम्पोर्टेंट कारण था उनको चुनने के लिए। ठीक है, चलिए तीसरा देख लेते हैं कारण क्या है। तो मटर के पौधे में अनेक तुलनात्मक लक्षण पाए जाते हैं। बिल्कुल, मटर के पौधे में अनेक तुलनात्मक लक्षण पाए जाते हैं, इसलिए भी उन्होंने इसके कारण चुना इनको। ठीक है, और लास्ट पॉइंट देख लेते हैं। लास्ट कारण है कि इनमें कृत्रिम पर परागण द्वारा संकरण कराया जा सकता है। इसमें कृत्रिम पर क्या कराया जा सकता है? परागण द्वारा संकरण कराया जा सकता है। तो यही 3-4 पॉइंट उन्होंने देखकर मटर को चुना अपने प्रयोग के लिए। ठीक है स्टूडेंट, क्लियर हो गया? आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोगों को साइंस का। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, नो डाउट आपको होगा क्वेश्चन नंबर पहले में स्टूडेंट समझ रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला क्लियर हो गया स्टूडेंट, अच्छे तरीके से बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर, और क्वेश्चन नंबर दूसरा आपसे ये कह रहा है कि डीएनए का पूरा नाम लिखिए, यह प्रोटीन संश्लेषण कैसे करता है। देखिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है कि डीएनए का पूरा नाम लिखिए, यह प्रोटीन संश्लेषण कैसे करता है। तो आइए जान लेते हैं। तो डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल है। डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल है। डीएनए द्वारा आरएनए का संश्लेषण किया जाता है, जो कि प्रोटीन संश्लेषण के लिए अति आवश्यक होता है। इस प्रक्रम को अनुलेखन कहते हैं। देखिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट पूछा कि डीएनए का पूरा नाम लिखिए, प्रोटीन की संश्लेषण कैसे करता था। हम तुरंत जान गए कि जो डीएनए का पूरा नाम होगा वो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल है। ये तो याद होना ही चाहिए आप लोगों को, उसका नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल है। और डीएनए द्वारा आरएनए का संश्लेषण किया जाता है। ये नहीं पूछा था किसका संश्लेषण करता है, तो डीएनए द्वारा आरएनए का संश्लेषण किया जाता है, जो कि प्रोटीन संश्लेषण के लिए क्या अति आवश्यक होता है। इस प्रक्रम को हम अनुलेखन भी कहते हैं। बात खत्म, दैट्स इट। देखिए बहुत अच्छे तरीके से हमको ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा, 1% भी डाउट नहीं होगा आप लोगों को क्वेश्चन नंबर दूसरे में। और इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर तीसरा जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो क्वेश्चन बता दिया समझिए वो तगड़े क्वेश्चन हैं आपको ब्रह्मास्त्र सीरीज में। कह रहा है कि पहलवान की संतान प्रायः पहलवान नहीं होती, यह कारण स्पष्ट कीजिए। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट पॉपुलर प्रश्न है। ठीक है, पहलवान की संतान प्रायः पहलवान नहीं होती, यह कारण स्पष्ट कीजिए। तो आइए जान लेते हैं स्टूडेंट उत्तर के माध्यम से कि पहलवान होना एक कायिक लक्षण होता है। देखिए बात को समझने अभी से समझते चलिए। जो पहलवान होना है क्या है? कायिक लक्षण है। कायिक लक्षण है जिसका संबंध किसी भी आनुवंशिकता से नहीं होता है, जिसका संबंध किसी भी आनुवंशिकता से नहीं होता है। अतः पहलवान की संतान पहलवान नहीं हो सकती। अतः पहलवान की संतान पहलवान नहीं हो सकती, अर्थात निरंतर अभ्यास से पहलवान की पेशियां सुविकसित हो जाती हैं। अभ्यास न करने से पहलवान के पुत्र में पिता के समान पेशियों का अभाव होता है। अर्थात यह आवश्यक नहीं है कि पहलवान की संतान पहलवान ही हो, क्योंकि कायिक लक्षणों में होने वाले परिवर्तन होते हैं, जैसे सुविकसित मांसपेशियों होना, वंशागत नहीं। मतलब कहने का मतलब यह चीज़ है कि पहलवान का बेटा पहलवान नहीं हो सकता है। समझ रहे हैं? क्योंकि पहलवान क्या करता है, आपका मेहनत करता है, ठीक है, और कसरत करता है, इसलिए उनकी बॉडी वगैरह अलग हो जाती है। अगर उनका बेटा उस तरह कसरत ना करे, सिर्फ घर में बैठे सोए ना, तो वो पहलवान कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो कायिक लक्षण पाए जाते हैं। अगर सेम लक्षण उनके जैसा हो जाएगा तो 100% पहलवान का बेटा पहलवान होगा। अगर जैसे जैसे वो लक्षण उनके में थे, जो काम करते थे भैया अपने पहलवानी के लिए, अगर लड़का उसका कर रहा है वैसा, तो 100% वो उन्हीं का रूप धारण करेगा, उनका ही आकार बना लेगा वो। ठीक है, लेकिन अब दिन भर घर में सोए रहे तो खूब पहलवान हो गए ना, तो फिर गया कम से वो। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा में नो डाउट आपको होगा। और इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर है। क्वेश्चन नंबर चौथा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, डबल स्टार मैंने आगे से बना रखा है क्योंकि इतने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि यदि किसी चूहे की पूंछ काटकर प्रजनन कराया जाए तो बच्चा कैसा पैदा होगा और क्यों। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट, यदि किसी चूहे की पूंछ को काटकर प्रजनन कराया जाए तो बच्चा कैसा पैदा होगा, क्यों होगा, ठीक है, और क्यों होगा ऐसा। ठीक है, चलिए जान लेते हैं। तो यदि किसी चूहे की पूंछ काटकर प्रजनन कराया जाए, यदि किसी चूहे की पूंछ काटकर प्रजनन कराया जाए तो चूहे का बच्चा सामान्य अर्थात पूंछ युक्त होगा। ये कोई जरूरी नहीं है कि यदि किसी चूहे की पूंछ अगर काट के उसका प्रजनन करा जाए तो उसका जो बच्चा होगा उसका भी पूंछ कटा ही रहेगा, कभी नहीं। वही तो कह रहा है यहाँ पे कि यदि किसी चूहे की पूंछ काट कर प्रजनन कराया जाए तो चूहे का जो बच्चा होगा वो सामान्य अर्थात पूंछ युक्त पैदा होगा, क्योंकि
कटी पूछ एक वंशागत लक्षण नहीं होता है, ठीक है। शारीरिक रचनाओं में होने वाले परिवर्तन संतानों में स्थानांतरित नहीं होते हैं, केवल जनन कोशिकाओं में होने वाले परिवर्तन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाते हैं। देखिए कह रहा है कि केवल जनन कोशिकाओं में होने वाले परिवर्तन ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में तक जाते हैं। ये कोई जरूरी वंशागत लक्षण नहीं होता है कोई कि पूछ कट गया तो भाई प्रजनन करा जाए तो उसका बच्चा भी पूछ कटा हुआ पैदा होगा, कभी नहीं स्टूडेंट, ठीक है। ये बात अपने दिमाग में रख लेना है किसी कीमत पे। क्वेश्चन नंबर 14, ये क्वेश्चन जाके देखिए कितनी बार तहलका मचाया हुआ है, पेपर में आएगा तो इस बार हम लोग मचा देंगे इसके साथ। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ चलते हैं। चलिए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे आएगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, ये देखिए मुड़ा भी हुआ है, मुड़ जाता है, क्या किया जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है स्टूडेंट कि जीवाश्म को परिभाषित कीजिए, एक उदाहरण के साथ उसके महत्व को समझाइए। देखिए जीवाश्म को परिभाषित कीजिए, एक उदाहरण के साथ उसके महत्व को समझाइए। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, हवा में नहीं लेना इस प्रश्न को। और अथवा इस क्वेश्चन को इस प्रकार भी पूछता है कि जीवाश्म किसे कहते हैं, जीवाश्म कितने पुराने, इसका आकलन किस प्रकार करते हैं। तो आइए जान लेते हैं उत्तर के माध्यम से। तो हम लोग लिखेंगे कि पत्थरों या पहाड़ों पर प्राचीन काल के जंतु एक पौधे के अवशेष पाए जाते हैं। पत्थरों तथा पहाड़ों पर प्राचीन काल के जंतु एक पौधों के अवशेष पाए जाते हैं, इन अवशेषों को जीवाश्म कहते हैं। देखिए जीवाश्म किसे कहते हैं कि कोई पत्थर या पहाड़ों पर प्राचीन काल पहले कोई जंतु या पौधों अगर पाया जाए तो उसी को ही हम लोग जीवाश्म कहते हैं स्टूडेंट, और कुछ नहीं, ठीक है। उदाहरण के तौर पे जैसे बर्फ में सुरक्षित जीवों में माछ, गेंडा, मोलस्क जीवों के कवच आदि। जीवाश्मों की सहायता से हमें विभिन्न कालों में हुई घटनाओं का पता चलता है। जैसे मैं मतलब ये कह रहा है कि बर्फ में अगर ढका हुआ कोई जीव जैसे गेंडा उंडा मोलस्क सब वो बहुत पुराने साल पहले वहाँ पे बर्फ में दबे हुए हैं, अगर वो मिल रहे हैं तो उनको हम जीवाश्म कहेंगे। अब वही चीज़ कह रहा है कि हमें जीवाश्म से क्या होता है, जीवाश्म की सहायता से हमें विभिन्न कालों में हुई घटनाओं का पता चलता है कि उसमें क्या रहा होगा, ठीक है, तथा पौधे व जंतुओं के विकास के क्रम का पता चलता है। पत्थर की आयु से जीवाश्म की आयु ज्ञात की जा सकती है। बिल्कुल पत्थर की आयु से जीवाश्म की आयु ज्ञात नहीं किया जा सकता। अगर जितना साल पत्थर पुराना होगा उसी के अनुमान से हम लगा देंगे कि हाँ जीवाश्म भी उतना ही साल पुराना रहा होगा। यह रेडियोधर्मी पदार्थ जो कि जीवाश्मों में होते हैं के द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। देखिए रेडियोधर्मी पदार्थ जो कि जीवाश्म में पाए जाते हैं उन्हीं के द्वारा हम निर्धारित कर सकते हैं कि कितने साल पुराने हैं, ठीक है स्टूडेंट। ये सब उसी के कारण होता है। तो जीवाश्म समझ में आ गया ना कि पुराने विगत वर्षों पहले बर्फ में कोई दवा वस्तु चाहे पौधा मिल जा रहा है, जीव जंतु मिल जा रहा है, उसी को जीवाश्म कहते हैं। उससे हम उनके विभिन्न कालों का पता लगाते हैं, उनकी विभिन्न स्थितियों का पता लगाते हैं। वहाँ के जो पत्थर होते हैं उन पत्थरों को देखकर उनकी काल का पता लगा देंगे कि वो जीव जंतु कितने साल पुराने हैं, ठीक है। यही चीज़ होता है, ठीक है। समझ में आ गया होगा कि जीवाश्म को परिभाषित कीजिए, एक उदाहरण के साथ उसके महत्व को समझाइए। तो इस प्रश्न को पूछ लेगा कि जीवाश्म किसे कहते हैं, जीवाश्म कितने पुराने हैं, वो हम सब कुछ डिस्कस कर चुका हूँ इस क्वेश्चन में। और इसका आकलन किस प्रकार करते हैं, इस प्रकार करते हैं। लीजिए ठीक है, हम लोग बहुत अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन करके समझ लिए, हम नो डाउट होना चाहिए इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 6 है। आइए इसको जान लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है यहाँ पे कि मेंडल के प्रयोगों के आधार पर प्रभावी तथा अप्रभावी लक्षणों को समझाइए। मेंडल के प्रयोगों के आधार पर प्रभावी तथा अप्रभावी लक्षणों को समझाइए। तो चलिए हेडिंग डाल लेते हैं, प्रभावी हम अप्रभावी दोनों साथ ही में हेडिंग डालेंगे, ऐसे जान लेंगे स्टूडेंट, ठीक है। तो युग्म विकल्पी कारकों में वह लक्षण जो समयुग्मजी और विषमयुग्मजी दोनों अव्यवस्थाओं में प्रदर्शित होता है प्रभावी लक्षण कहलाते हैं। समझ में आया प्रभावी लक्षण किसे कहते हैं। देखिए युग्म विकल्पी कारणों में वह लक्षण जो समयुग्मजी और विषमयुग्मजी दोनों अवस्थाओं में प्रदर्शित होते हैं प्रभावी लक्षण कहलाते हैं, ठीक है। तो सिंपल वह लक्षण जो समयुग्मजी या विषमयुग्मजी दोनों अवस्थाओं में प्रदर्शित होते हैं, बात खत्म, प्रभावी लक्षण कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे पौधे का लंबनपन होना, पुष्प का लाल रंग होना आदि, यह सब प्रभावी लक्षण के उदाहरण हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए आगे कह रहा है कि वह लक्षण जो केवल समयुग्मजी स्थिति में प्रदर्शित होता है, वह लक्षण जो सिर्फ किस में, समयुग्मजी में स्थिति में परिवर्तन होता है तथा विषमयुग्मजी अवस्था में अपने आप को प्रदर्शित नहीं कर पाता, अप्रभावी लक्षण कहलाते हैं। बात खत्म। समयुग्मजी में तो स्थिति में प्रदर्शित हो सकता है, लेकिन विषमयुग्मजी अवस्था में अपने आप को प्रदर्शित नहीं कर पाता है, वही आपके अप्रभावी लक्षण कहलाते हैं। उदाहरण के तौर से जैसे बौनापन हुआ, पुष्प का सफ़ेद रंग आदि। बौनापन उसी कारण होगा क्योंकि समयुग्मजी हो जा रहा है, विषमयुग्मजी नहीं हो रहा है। अगर ये हो जाता तो वो आदमी एकदम सुरक्षित, लंबा चौड़ा अच्छा होता है स्टूडेंट, ठीक है।
तो यही कारण व्यक्त करना था। प्रभावी एवं अप्रभावी लक्षण, जैसा कि आप जान गए कि प्रभावी उसे कहते हैं कि जब समयुग्मी और विषम युग्मी दोनों अवस्थाओं में प्रदर्शित हो जाता है तब बात खत्म, प्रभावी लक्षण कहलाते हैं। और अप्रभावी लक्षण उसे कहते हैं कि जब समयुग्मी तो परिवर्तन हो जाता है लेकिन विषम युग्मी अपने आप उस रूप में धारण नहीं कर पाता है, तो उस समय अप्रभावी लक्षण हो जाते हैं। उसी समय व्यक्ति क्या हो जाता है, बौना हो जाता है स्टूडेंट। ठीक है, तो नो डाउट आपको होना चाहिए इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6वें में क्या होगा, कभी नहीं होगा क्वेश्चन नंबर 6वें में। चलिए, तो यहाँ पे देखिए मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट इंग्लिश के क्वेश्चंस करा दिए हैं और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने आप लोगों को साइंस के क्वेश्चंस करा दिए हैं। आपका कर्तव्य ये बनता है कि इन सारे क्वेश्चनों को नोट कर लीजिए, या तो इस वीडियो को 1 या 2 बार ध्यानपूर्वक सुन लीजिए ताकि आपके दिमाग में इन सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके दिमाग में अच्छे तरीके से बैठ जाए। ठीक है, चलिए 1 घंटा बाद फिर हम मिलेंगे, 1-1.5 घंटे बाद। अब सुबह हो गया, अब चालू हो जाइए आप लोग अच्छे तरीके से। ठीक है, एक भी क्लासेज आपको मिस नहीं करनी है। इन सारे क्वेश्चनों को 1-2 बार देखकर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नेक्स्ट फिर आएगी वीडियोज, उसको आपको देखना है। तो इसी के साथ निरंतर हम शाम तक बने रहेंगे, आप लोगों के साथ अच्छे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कराते रहेंगे, आपको प्रैक्टिस कराते रहेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए स्टूडेंट। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।